हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हो तुम सभी। आशा करता हूं कि तुम सभी मस्त और जबरदस्त होगे। ठीक है, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस छोटे से परिवार अभिषेक स्टडी जोन में। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी का जो सिलेबस है या बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं हम उनको पढ़ रहे हैं और हम लोग बायो की 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। अब 2 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जो बायो का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसमें क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है उसका हम लोगों ने परिचय देखा था। फिर दूसरी वीडियो में हम लोगों ने तो पोषण को थोड़ा सा पढ़ा था और पोषण के प्रकार और जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आते हैं उनको मैंने, या जो बहुविकल्पीय बनता है उनको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्वपोषी पोषण में आगे। स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं, तो हम लोगों ने कल जाना था स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, स्व का मतलब होता है अपना और पोषण का मतलब, पोषी का मतलब स्वयं। स्वयं से जो जो जीव अपना जो पोषण है वो स्वयं करते हैं, यानी सीधा हम कह सकते हैं कि वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कौन से जीव कहलाते हैं, तो स्वपोषी कहलाते हैं। और वो अपना पोषण खुद से कर रहे हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं स्वपोषी पोषण। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्वपोषी पोषण होता है वो एग्जैक्टली होता किसमें है। तो आप लोग जानते हैं कि हम जीवों को 2 भागों में नॉर्मली बांट के पढ़ते हैं, पहले जानवर और दूसरे होते हैं आपके पौधे। तो स्वपोषी जो पोषण होता है वो मुख्यतः किसमें होता है, तो पौधों में होता है। किसमें होता है, पौधों में होता है। और पौधों में होता कैसे है, तो पौधों में आप लोगों ने एक प्रक्रिया का नाम सुना होगा जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया का क्या नाम होता है, प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आगे समझेंगे। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब यह प्रक्रिया पौधों में होती है, कैसे होती है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यह प्रक्रिया जानवरों में क्यों नहीं होती है, सबसे पहले ये हम ध्यान देंगे। तो जानवरों में इसलिए नहीं होती है कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसमें हमें एक वर्णक की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट। क्या बोलते हैं, पिगमेंट, वर्णक, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है इसका, क्लोरोफिल। ये जो वर्णक है ये केवल पौधों में पाया जाता है और पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। इंसान क्या हरे कलर का होता है, नहीं होता है। तो इसलिए इंसान में जो ये आपका क्लोरोफिल होता है वो नहीं पाया जाता है। इसलिए जो इंसान है वह स्वपोषी पोषण में नहीं आता है या खुद से अपना भोजन नहीं बनाता है। तो हम लोगों ने कल देखा था कि स्वपोषी पोषण हम उस जीव को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और अपने ही किसी ना किसी अंग में बनाता हो। जब हम बात करते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किसमें होता है, तो पौधे की पत्ती में होता है। किसमें होता है, पौधे की पत्ती में होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पौधे की पत्ती होती कैसी है, उसकी कैसी संरचना होती है। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए एक पत्ती लेके आया हूँ। एक पत्ती मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखिए ये जो पत्ती होती है इसकी कुछ संरचनाएं होती हैं। अब संरचनाएं क्या क्या होती है, चलिए मैं इसको बोर्ड पे आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक पत्ती हो गई, ये हमारी पत्ती हो गई। ये जो पत्ती है, अब देखिए पत्ती है, ऐसे एक डंठल निकली रहती है। इस पत्ती को भी आप देख सकते हैं कैसे, देखिए ये जो आपकी पत्ती है, तो ये जो होता है संरचना, ये जो मोटी सी दिख रही है जो ये है, क्या है, तो ये मोटी सी जो संरचना आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं मुख्य सिरा। क्या बोलते हैं, मुख्य सिरा। ये जो मोटी सी संरचना दिख रही है, देखो ये मोटी वाली, ये वाली। अब ये जो होती है इसका नाम हम क्या रखते हैं, मुख्य सिरा। क्या रखते हैं, मुख्य सिरा। ये जो मेन इसमें से जो लाइन ऐसे निकली हुई है मोटी वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य सिरा। ये जो एरिया होता है इस पत्ती का, ये वाला एरिया जो ये, अब देखिए इसमें थोड़ी पतली पतली भी सिराएं हैं तो इनका हम नाम रख देते हैं क्या, सिरा। ये क्या है, सिरा है। ये जो पतली पतली दिख रहे हैं, इस साइड इतनी पतली पतली और इस साइड इतनी, और जो बीच में है उसको हम बोलते हैं, बीच वाली थोड़ी सी क्या है, मोटी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं मुख्य सिरा। अब ये जो पूरा का पूरा इन सिराओं से बचा हुआ एरिया होता है उसको हम बोलते हैं पर्ण पटल। क्या बोलते हैं, पर्ण पटल। क्या बोलते हैं, पर्ण पटल। अब देखिए
आप लोगों को पता है कि हम लोग को तो ये पता है कि ये पत्ती जो होती है इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है, तो हम इसको समझेंगे कि क्लोरोफिल एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए मैं उसके लिए भी, अब हम जब ये जो पत्ती होती है इसकी हम एक अनुप्रस्थ काट लेते हैं। क्या लेते हैं? अनुप्रस्थ काट। अब इसको अनुप्रस्थ काटने का मतलब ऐसे लो, और हम लोगों ने इसको ऐसे काट दिया। अब देखिए ये इसको हमने पत्ती को क्या कर दिया, तो इसकी अनुप्रस्थ काट ले ली। अब ये जो अनुप्रस्थ काट है इसमें इस वाले हिस्से को हम क्या करते हैं, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। किस वाले हिस्से को? तो जिस हिस्से को हमने काटा है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक पत्ती और बना देता हूं। अब ये ऐसी हमने काटा तो ऐसी एक संरचना आपको देखने को मिली। अब देखिए ये जो हिस्सा होता है ये कौन सा हिस्सा होता है, तो ये वाला हिस्सा होता है। कौन सा वाला हिस्सा होता है? तो जो ये हमने इस पत्ती को काटा था तो ये वाला हिस्सा है। अब जब इस हिस्से में जूम करते हैं, किसमें? माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम इसको जूम करते हैं तो उसमें हमको छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे ऐसी, सॉरी ऐसी नहीं होती है, ऐसी नहीं, ऐसी संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं छोटी छोटी, और इनमें छोटी 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 बूंद, ऐसे बूंद जैसी दिखती हैं, जिसको हम नाम क्या देते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। यानी इसके पत्ती के जो अनुप्रस्थ काट है उसमें जब हम जूम करके देखते हैं किससे? माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो हमें छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका क्लोरोफिल उसमें होता है। ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो अब ये अपने पत्ती का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। इसको बोलते हैं मुख्य सिरा, इसको बोलते हैं सिरा, और ये जो होता है बाकी का हिस्सा उसको बोलते हैं पर्णपटल। जब हम इस पट्टी को काट के और उसको हम जूम करके देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें ये देखने को मिलता है कि उसमें कैसे क्लोरोफिल होते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा पत्ती की संरचना तो हम लोग समझ गए। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद देखिए, इसके बाद जब हम बात करेंगे तो जो आपका फोटोसिंथेसिस है, या उसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज और बात कर लेते हैं। पत्तियों जो होती हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? अब देखो ये जो होता है इनको हम बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। इंग्लिश स्टोमेटा। स्टोमेटा। अब ये जो होते हैं रंध्र, जब भी इनको गैस को लेना होगा ये अपने आप को खोल लेंगे, और जब इनमें से गैस आना बंद हो जाएगी तो ये अपने आप को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। इनके भी आसपास क्लोरोफिल क्या होता है? पाया जाता है। ये भी कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों में ही पाए जाते हैं। अभी ये देखो, ये इसको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं का मतलब यही दरवाजा बंद करती हैं और इसको खोलती हैं। अब जैसे समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे ये पूरा मेरा हाथ दिख रहा है ना, ये हाथ आपको दिख रहा होगा, ये होता है, क्या होता है? तो ये एक प्रकार का मान लेते हैं कि स्टोमेटा है। जब इसको वो चाहिए गैस, लेना है या छोड़ना है, लेना होता है तो इसको खोल देगा, नहीं तो बाकी टाइम पे ऐसे बंद कर देगा। अब देखो जब इसको लेना होगा तो ये ऐसे खुल जाएगा, जब इसको लेना होगा तो ये खुलेगा, और जब इसको देना होगा तो भी खुलेगा, जब नहीं काम होगा तो ये क्या कर लेगा? पूरा अपने आप को बंद कर लेगा। अब देखिए ये जो होता है स्टोमेटा, इसमें क्या होता है? तो ऐसे ये संरचना होती है जो बोल सकते हैं कि सेम के बीच जैसे आपस में दोनों क्या है? चिपके हुए हैं। ठीक है। अब देखिए हमने बात कर ली है कि पत्ती और जो आपका ये होता है क्या, तो पत्ती हो गया। उसके बाद हम लोगों ने रंध्र की बात की, स्टोमेटा की बात की। तो स्टोमेटा के कार्य आपको पेपर में आता है कि स्टोमेटा का कार्य क्या होता है। तो स्टोमेटा का एक या दो मेन काम होते हैं। पहला तो स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है? तो गैसों का आदान प्रदान करता है, और ऑक्सीजन को पौधों से जो प्रकाश संश्लेषण होता है ऑक्सीजन निकलती है, और CO2 क्या होती है? इन होती है। तो CO2 को लेने और O2 को छोड़ने की पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो स्टोमेटा के द्वारा होती है। तो याद रखेंगे कि स्टोमेटा का क्या कार्य है? तो गैसों का आदान प्रदान करना इसका कार्य है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? तो पौधे जो होते हैं, पौधे पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से वातावरण से ग्रहण करके क्लोरोफिल एवं सूर्य की उपस्थिति में, सॉरी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना में अपना
भोजन भोजन स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। यानी पौधे क्या करते हैं, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं कहां से, पर्यावरण से, और जो जल होता है वो जड़ से। जड़ से कौन लेके आता है पानी को या जल को, तो जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जड़। याद रखिए कि जल को कौन लेके आता है, जाइलम। तो ये पत्तियों तक पहुंचा देता है। उसके बाद पत्तियां स्टोमेटा के माध्यम से CO2 को ग्रहण कर लेती है और इस जल और कार्बन डाइऑक्साइड की को क्या करती हैं, उनको एक साथ मिला के, और उसके बाद कहाँ गया, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब देखिए आगे हम जब प्रकाश संश्लेषण किए तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, और एक स्टेटमेंट और आता है कि यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। यानी यह किसमें हो रही है, जीवों में। कैसी अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जैव रासायनिक अभिक्रिया। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं, तो इसके आगे बात करते हैं तो इसकी रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसकी रिएक्शन, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसकी रिएक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया था, जल, कार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, फिर किसको लिया था, जल यानी H2O। उसके बाद क्या क्या उपस्थित था, तो उपस्थित था सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल। बना क्या रहा था, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता क्या है, तो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12O6। और साथ में क्या बनती है, जल बनती है, और साथ में आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये है हमारी इक्वेशन। क्या है, हमारी इक्वेशन। अब जब हम बात करेंगे इक्वेशन की, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, 6CO2 + 12H2O, और आपका यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा 1 मिनट में देख लूं, मैं भूल गया 6O2 और 6H2, यानी यहाँ भी ये क्या हो जाएगा आपका 6O2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6H2। ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की बैलेंस इक्वेशन है। यानी हम इसको जब भी लिखेंगे तो हम इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस भी कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में किसके रिएक्शन करवाया हम लोगों ने, जल के साथ। तो जल के साथ जब रिएक्शन करवाया तो सूर्य की प्रकाश भी उपस्थित था। अब देखो जो एरो के जो ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो यह किसी भी इधर रिएक्टेंट के साथ जो भी अभिक्रिया होती है उसकी दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। इसको मैंने पढ़ाया है आपके केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में, जिसकी वीडियोज आपको चैनल पे पड़ी हुई होंगी, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए तो बनता क्या है, ये C6H12O6, ये होता क्या है, तो ये है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। अब पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो ग्लूकोज के रूप में। साथ में क्या बनता है, जल और ऑक्सीजन, जिसका उपयोग क्या करते हैं, तो हम लोग अपने सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं। ये थी किसकी, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन। आशा करता हूं कि आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब इसके बाद थोड़ी सी हम बात करते हैं, जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन कौन से चरण होते हैं। यानी ये जो चरण अगर आपने पेपर में लिखा तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। चलिए समझते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण है उसके चरण क्या है। अब जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें कंप्लीटली या हम देखते हैं तो मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। पहला चरण क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, अवशोषित करना। यानी क्या किया गया, सबसे पहले तो क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को क्या किया गया, अवशोषित किया गया। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है जो आपका ये सूर्य का प्रकाश है वो होता है सौर ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तीसरा क्या होता है, तो आपने अभी देखा कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस रूप में चेंज हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो किस रूप में चेंज हो गया, तो ग्लूकोज के रूप में चेंज हो गया। यानी CO2 का ग्लूकोज में अपचयन, ग्लूकोज में अपचयन। अब देखिए अपचयन क्या होता है, इसको अगर समझना है तो आप पिछले वीडियोज को देख सकते हैं, मैंने उसमें ये अपचयन पढ़ाया है।
उसके बाद चौथा जो होता है तो CO2 का ग्लूकोज में अपचयन। अब चौथा जो होता है वो H2O, इधर हम लोगों ने H2O भी लिया था, तो H2 जो है वो क्या होता है, तो H2 का जल का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में टूटना, हाइड्रोजन 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 तथा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अणुओं में टूटना, अणुओं में टूटना, यानी हाइड्रोजन जल के जो अणु है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये क्या था, तो प्रकाश संश्लेषण के चरण क्या थे, प्रकाश संश्लेषण मत लिखो, के चरण। कौन कितने चरण थे, तो मुख्य रूप से हम 4 चरणों की बात करते हैं, जिसमें पहला क्या है, तो क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। दूसरा सौर ऊर्जा, जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या है, सौर ऊर्जा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी अभिक्रिया है वो रासायनिक रूप में संपन्न हो रही, तो हम इसको किस ऊर्जा में चेंज करेंगे, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद CO2, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि जो ग्लूकोज है उसमें जो कार्बन आया है वो कहाँ से आया है, तो वो CO2 वाला ही कार्बन है ग्लूकोज के साथ, ठीक है। उसके बाद अपचयन हुआ, इसका अपचयन का मतलब होता है कि किसी भी यौगिक के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना। उसके बाद क्या होता है, तो जल भी था, तो जल किस में टूट जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो किसका ऑक्सीजन रहता है, तो जल का ऑक्सीजन हम लेते हैं। अब देखिए ये था कि चरण का मतलब होता है, अगर हम देखें तो नॉर्मली मान लीजिए अगर हमको दाल भात कुछ भी बनाना रहता है तो हम सबसे पहले ये करते हैं, हम लाइन बाय लाइन या स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमको दाल बनानी है तो सीधे दाल को रख दिए और गैस पे उबालने लगे, नहीं, हम सबसे पहले पानी गर्म करते हैं, फिर उस दाल को धोते हैं, फिर उस दाल को डालते हैं, फिर नमक मसाला सब्जी डाल के दाल को क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बहुविकल्पी, ये तो था चरण, ये किसका था, तो प्रकाश संश्लेषण के चरण। इसके बाद एक क्वेश्चन देखा हूं मैं बहुत बार, तो वो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, आवश्यक कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री। अब कच्ची सामग्री का मतलब होता है क्या, तो देखिए कच्ची सामग्री का मतलब होता है कि अगर हमें कुछ भी बनाना है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या चीजें, मान लीजिए कि हम लोग को बनाना है खिचड़ी, क्या बनाना है, खिचड़ी, तो हम लोग लिखते हैं चावल, दाल, गोभी, टमाटर, आलू, ये सारी की सारी चीजें हम मिला के क्या करते हैं, तो हम उसको बना देते हैं खिचड़ी। अब देखिए जितनी चीजों का हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किया वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, तो कच्ची सामग्री। अब कच्ची सामग्री देखिए पहला क्या होता है, तो पहला हम लोगों ने सबसे पहले क्या प्रयोग किया, जल, क्या प्रयोग किया, जल। तो जल भी हमारी एक प्रकार की क्या है, कच्ची सामग्री। दूसरा क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लोगों ने प्रयोग किया। तीसरा क्या था, क्लोरोफिल था, क्या था, क्लोरोफिल। चौथा क्या हम लोगों ने प्रयोग किया था, तो चौथा है हमारा सूर्य का प्रकाश, क्या है, सूर्य का प्रकाश। ये क्वेश्चन समझ लीजिए बोर्ड का इतना फेवरेट क्वेश्चन है, इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि हर साल किसी ना किसी एक सेट में देखने को जरूर मिलता है। यानी उसमें ये पूछता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्रियां क्या क्या है। तो अब आपके पास पता है क्या चाहिए आपको, तो जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोग को ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, कैसे होता है, किस किस जगह में होता है। लेकिन देखिए एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, क्या ऐड करूंगा, तो आप लोग इसका एक चित्र बना सकते हैं। इधर मान लीजिए सूर्य भगवान दिखा दीजिए, इधर आप एक पौधा दिखा दीजिए, जड़ में कुछ जल वाला हिस्सा दिखा दीजिए, इधर एक पौधा ऐसे दिखा दीजिए जो छोटा सा ऐसा हो, और यहाँ से सूर्य की किरणें ऐसे आ रही हैं। और मुझे तो चित्र बनाने आते नहीं, तो थोड़ा आप लोग अच्छे से ट्राई करेंगे। अगर आप चित्र बना के और प्रकाश संश्लेषण को लिखते हैं तो 4 में से 4 नंबर देने ही है, और अगर 6 नंबर का है तो 6 में से 6 नंबर आपको मिलना ही है। तो आशा करता हूँ कि आज आप लोग को मैं प्रकाश संश्लेषण समझाने में सक्षम रहा हूँगा, और आप लोगों को कोई भी मिस्टेक अगर मेरी वीडियो में देखने को मिलती है तो आप मुझे एक बार अपना सजेशन या मुझे अपनी एक राय जरूर दीजिए। और तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक, और आज की वीडियो को मैं रखता हूँ यहीं तक। और कल की वीडियो में हम लोगों पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, यानी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम जंतुओं में पोषण, या हम कह सकते हैं कि अब स्वपोषी पोषण तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब विषम पोषी जो पोषण होता है वो किसमें होता है, तो जंतुओं में होता है। तो उसके बाद हम उसको किसमें पढ़ेंगे, तो जंतुओं में पढ़ेंगे। जितने भी भाई बहनों को नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा क्या सर आप नोट्स देंगे, तो नोट्स के लिए आप एक व्हाट्सअप चैनल है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभिषेक स्टडी, यानी हमारी यूट्यूब चैनल के नाम से ही एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है। अगर आप इसको ज्वाइन करें तो आपको इसमें मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द, अगले मंडे से। यानी आपको सबसे पहले
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का नोट्स मिलेगा। उसके बाद आपको क्या नोट्स मिलने वाला है, तो इस चैप्टर का पूरा नोट्स मिल जाएगा। तो जितने लोगों को भी नोट्स चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे व्हाट्सअप चैनल का लिंक लगा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपना नोट्स या तो आप प्रिंट करा लीजिएगा या आपको डाउनलोड करना है, सॉरी डाउनलोड करके रख लीजिएगा, या प्रिंट कराना है तो प्रिंट करिए, अपने हाथ से लिखना है तो लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, और आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा। कल से हम लोग पढ़ेंगे जंतु में पोषण। बहुत बहुत धन्यवाद।